हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमारे लिए न्यू नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट बता दें कि हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा था कि न्यूटन साहब जो थे वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जो एप्पल था वो टूटकर उनके गोद पे गिरा। तो वो सोचने लगे कि यार ये जो एप्पल है वो मेरे ही गोद पे क्यों गिरा, है ना, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो हमको किसके अंदर मिलने वाला है, ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, या फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ते हैं तो वो सारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाता है, तो स्पेस पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो हमेशा अर्थ पे चला जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो वो सन के अराउंड कंटिन्यूसली रोटेट किए जा रहे हैं, है ना। तो उनके बीच जो रोटेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेते हुए। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, ग्रेविटेशन। कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स हैविंग मासेस इज़ नॉन एज ग्रेविटेशन। यानी स्टूडेंट दुनिया के कोई भी दो बॉडीज़ की अगर हम बात करें जिनके पास एक प्रॉपर्टीज है, दैट इज़ व्हाट, मास, है ना। तो दुनिया के हर एक बॉडीज़ के पास क्या होता है, मास होता है। तो दुनिया के हर एक मैसिव बॉडी जो है वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है लेट ए और एक दूसरा बॉडी है स्टैंड लेट बी, है ना। तो ये दोनों बॉडीज़ क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बॉडी बी जो है वो बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो किसके वजह से ये अट्रैक्शन का काम हो रहा है, तो ड्यू टू मास। यानी इस बॉडी के अंदर क्या स्टूडेंट, मास ही वो करेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से ये जो बॉडी बी है वो बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और बॉडी ए के अंदर जो मास है उसके वजह से वो बॉडी बी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और बॉडी बी ए पे। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उस फोर्स का ही नाम क्या स्टैंड, ग्रेविटेशन, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट कि मान लीजिए ये हमारा बॉडी ए है ना, और बॉडी ए का मास हम कितना मान रहे हैं, m1, और बॉडी बी जिसका मास कितना कंसिडर कर रहे हैं, m2। तो m1 मास वाला बॉडी जो है m2 पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो फोर्स को हम लोग किससे शो कर सकते हैं, तो फोर्स लग रहा है किस पे, बॉडी बी पे। इट मीन्स एफ बी किसके कारण, तो ए के वजह से, है ना। तो इस फोर्स का नाम क्या हो गया स्टूडेंट, एफ बी ए, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सेकेंड, बी जो है वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी ए पे फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन स्टूडेंट, बी। तो ए पे कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ ए बी। इट मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो दोनों फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या होता है स्टूडेंट, सेम होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि एफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, एफ बी ए। क्लियर स्टैंड। तो ये जो दोनों फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। ठीक है, बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, यानी जो देख रहे हैं कि जो एफ ए बी फोर्स लग रहा है वो किधर, लेफ्ट टू राइट लग रहा है, और जो एफ बी ए है वो राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं वो दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टैंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, जैसे अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, कि बॉडी ए है और ये हमारा बॉडी बी है। ए पे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या था, एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और बी पे जो फोर्स लग रहा है स्टैंड, एफ बी ए। क्लियर है, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन दैम इज अपोजिट टू ईच अदर। तो देखिए इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है एफ ए और बी के बीच, तो इनके बीच जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन दैम इज अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, तो अभी हम लोग पढ़ें कि बॉडी ए है और ये हमारा बॉडी बी है। क्लियर है, तो ए पे एक्शन कौन कर रहा है स्टूडेंट, बी, है ना। बी अप्लाई कर रहा है किस पे, फोर्स ए पे,
कितना फोर्स अप्लाई किया, तो एफ ए बी, क्लियर है। और जब बी ए पे अप्लाई करता है तो ए भी किस पे अप्लाई कर रहा है, बी पे, यानी ए जो है बी को अपनी तरफ खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है, तो एफ बी ए फोर्स से खींच रहा है। यानी स्टूडेंट पहले कोई ना कोई बॉडी एक्शन कर रहा है, फिर दूसरा क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है ना। तो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ में भी क्या पढ़ते हैं कि एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा भी जो है वो पहले बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड, नेक्स्ट स्टूडेंट, इट एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेज। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे बॉडी ए है और ये हमारा बॉडी बी है, ठीक है। तो ए जो एफ ए बी फोर्स है और एफ बी ए फोर्स है, वो फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों बॉडीज़ को जोड़ने वाला अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है ये दोनों बॉडीज़ को क्या कर रहा है स्टूडेंट, जोड़ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है ए पे, उसका डायरेक्शन भी कैसा है, इसी लाइन के पैरेलल है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इसी लाइन के पैरेलल है। यानी जो दोनों फोर्स है स्टूडेंट वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेज, यानी ये दोनों जो बॉडी है इन दोनों बॉडीज़ को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग क्या होता है, ये दोनों फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं तो उन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ में देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क पावर ऑफ एनर्जी में आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। यानी बॉडी का इनिशियल पॉइंट क्या है और उसका फाइनल पॉइंट क्या है, उस पर जो फोर्स डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। और जो पाथ पे डिपेंड करता है दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट सेंट्रल फोर्स, है ना। तो अगर जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं वो फोर्सेस कैसी फोर्स होती हैं स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्स होती हैं। ठीक है, अब इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में छोड़ते हैं तो अर्थ उसको क्या करती है स्टूडेंट, अपनी तरफ खींच लेती है ना। यानी कभी भी आप कोई बॉडी को अर्थ से ऊपर की तरफ यानी रिपेल होते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कैसी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जैसे हम लोग आगे जाके जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अट्रैक्टिव अदर और रिपल्सिव, यानी वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चार्जेज जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज, है ना। तो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों टाइप्स का होता है। बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट, तो अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वीक फोर्स, है ना। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट, ये कैसा फोर्स है, बहुत ही वीक फोर्स है ना, एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह के कंपेयर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है क्या होती है, बहुत वीक होती है। क्लियर है, अब इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो बेंच होते हैं, तो दो बेंच एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही वीक फोर्स होती हैं। ठीक है, या फिर जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर्स चौक से लिखते हैं, तो जब चौक से लिखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, चौक के छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं, है ना। तो दो छोटे मासेस वाले जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं। बट अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जबकि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ का मास क्या बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उन डस्ट पार्टिकल को क्या होना चाहिए, अर्थ पे चले जाना चाहिए। लेकिन वो डस्ट पार्टिकल जो है वो ब्लैक बोर्ड के साथ क्या होते हैं, चिपके होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक फोर्स होता है। ठीक है, इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है स्टूडेंट वो कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता है। हम लोग को पता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कितने किलोमीटर तक है, 36,000 किलोमीटर तक, यानी 36,000 किलोमीटर तक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हो गया, तो लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, है ना। यानी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ए
और एक दूसरा बॉडी है बी। क्लियर है। अब इसके बीच में जो मीडियम है वो मीडियम क्या है, उस पर इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स डिपेंड नहीं करता है। अब मीडियम यहाँ पे क्या हो सकता है, एयर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों के बीच हम वाटर भी प्लेस डाल सकते हैं, तो कुछ भी इन दोनों के बीच अगर मीडियम प्लेस पुट कर देते हैं तो उसके वजह से इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए एयर में ये दोनों एक दूसरे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम इन दोनों को वाटर में डाल दें, ठीक है, तो अब भी ये दोनों जो पार्टिकल हैं, बॉडी हैं, वो क्या करेंगे स्टूडेंट, 10 न्यूटन ही फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। क्लियर स्टैंड। यानी जो दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंट है ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। जैसे स्टैंड, इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक बॉडी है ए और एक दूसरा जो बॉडी है वो क्या है बी। ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो मान ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है। अब एक तीसरा पार्टिकल लेके आ गया स्टूडेंट सी। ठीक ना। तो अब ये ए और सी के बीच में भी क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो जब इन दोनों के बीच फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो क्या इन दोनों के बीच जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था वो अब कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, या एज इट इज़ रहेगा। तो स्टूडेंट इस पार्टिकल के सामने अगर हम एक तीसरा बॉडी लेके आ गए डी, अब इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो अब हम इस बॉडी ए के सराउंडिंग में हम चाहे जितने भी बॉडीज़ को लेके आएँ, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये कंटिन्यू इन दोनों के बीच क्या होगा स्टैंड, 10 न्यूटन फोर्स लगता रहेगा। यानी इस 10 न्यूटन में कोई कमी नहीं होगा, है ना। यानी अगर हम इस बॉडी डी को हटा भी लें तब भी इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। अगर इस बॉडी के ए के अराउंड अगर 10 20 50 बॉडी को ला के रख देते हैं और इन दोनों के बीच अगर इनिशियली 10 न्यूटन लग रहा था तो लाइफ टाइम इन दोनों के बीच क्या होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगता रहेगा, है ना। इन दोनों के बीच के जो फोर्स है उस फोर्स में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं होगा। ये स्टूडेंट हम लोगों का जो लाइफ होता है ना उससे ये डिफरेंट है ना। इनको ये नहीं पता, ठीक है, ये कंटिन्यू जितना लगा रहे उतना ही लगाते रहते हैं। हम लोग का ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या होता है, आज इधर कल उधर, है ना। तो ये नेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, बट इन बॉडीज़ को ये चीज़ समझ में नहीं आता। वो अगर 10 न्यूटन है तो कंटिन्यू क्या करेगा, 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो कंटिन्यू 5 न्यूटन का लगता रहेगा। अब बॉडी डी या बी इसके सराउंडिंग में प्रजेंट रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इन दोनों के बीच अगर 5 न्यूटन तो कंटिन्यू 5 न्यूटन, इन दोनों के बीच 10 न्यूटन तो लाइफ टाइम 10 न्यूटन लगता रहेगा। ठीक है। तो द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल। ठीक है। दो पार्टिकल के बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो अदर पार्टिकल के कंपेयर में क्या है, इंडिपेंडेंट है। उससे उसको कोई लेना देना नहीं कि थर्ड पार्टिकल है या नहीं है, फोर्थ पार्टिकल है या नहीं है। क्लियर स्टैंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12th में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। 12th में क्या स्टैंड, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है ए, ठीक, यहाँ पे एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी। ठीक। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो मान ले रहे हैं कि ए पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो ए पे अगर नेट फोर्स लगेगा तो बी ए पे लगाएगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, सी भी अपनी तरफ इसको खींचेगा। क्लियर स्टैंड। ठीक है। यानी सी ए को अपनी तरफ खींच रहा है, बी भी अपनी तरफ इसको खींच रहा है। तो ये जो फोर्स है मान ले रहे हैं एफ ए बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ए सी। क्लियर। तो ए पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। यानी एफ नेट इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, एफ नेट इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। ये एफ नेट का फार्मूला हो गया, है ना। अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये फार्मूला पुट करेंगे, एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए,
90। क्लियर। तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, यानी ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारा जो एफ नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा काम आएगा जब हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ें इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। और जो आगे जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी जो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डिफिनेशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, तो देखिए पूरा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, यानी कोई भी दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्लियर स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए और बॉडी बी। क्लियर स्टूडेंट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान ले रहे हैं कितना है, आर है। ठीक है, इसका मास हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं m1 और इसका मास कितना कंसिडर कर ले रहे हैं स्टूडेंट, m2। ठीक, तो ये दोनों बॉडीज़ क्या करेगा, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो दोनों बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा, मान ले रहे वो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, ये ए बी पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F, और बी भी ए पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F अप्लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को F फोर्स से क्या कर रहा है स्टूडेंट, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। क्लियर स्टूडेंट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन 1, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, कंबाइन करेंगे, तो देन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, m1 m2/r²। क्लियर स्टूडेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो इक्वल और एक कांस्टेंट आता है, तो देन एफ इक्वल टू जी m1 m2/r²। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे जो g है वेयर g इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, g इक्वल टू कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं उस यूनिवर्स के लिए ये जो वैल्यू है जी है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो जी होता है इसका वैल्यू हम लोग कितना पुट करते हैं, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। क्लियर स्टूडेंट, इतना वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। और जो एफ इक्वल टू जी m1 m2/r² है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये जो फार्मूला स्टैंड वो हर दो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या वैलिड है ना। जैसे अगर हम लोग अर्थ और सन ले रहे हैं तो जब अर्थ और सन को हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग एफ इक्वल टू जी m1 m2/r² फार्मूला का क्या करते हैं, यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम अर्थ और सन को देखते हैं तो वो अर्थ और सन क्या होता है स्टूडेंट, बहुत छोटा दिखाई देता है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम देखते हैं उसको, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंपेयर करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी हम एफ इक्वल टू जी m1 m2/r² का फार्मूला क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो फार्मूला है वो किसके लिए वैलिड है, तो पॉइंट मासेस के लिए, है ना, छोटे छोटे पॉइंट मासेस के लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। बट सन और अर्थ मून के केस में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि जब हम उसको देखते हैं तो वो हमको पॉइंट साइज का ही दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इस पर थोड़ा सा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट हम लोग इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना मान लिया स्टूडेंट, 1 यूनिट। क्लियर है,
और उसके बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो आर भी हम लोग कितना कंसिडर कर लिए हैं, 1 यूनिट। तो देखिए अगर यहाँ पे m1 m2 दोनों 1 1 यूनिट मान ले रहे हैं, r इक्वल टू ऑल्सो 1 यूनिट, तो अगर ये 1 1 1 हो जाएगा तो देन वी गेट f इक्वल टू g, है ना। तो उस सिचुएशन में f किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, g के इक्विवेलेंट। और g इज़ व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर स्टैंड, यानी जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कब, तो जब हम ऑब्जेक्ट जो है, यानी जो हम लोग ए और बी ले रहे हैं स्टैंड, ए और बी, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। क्लियर है। तो जो इसका मास ले रहे हैं m1 वो भी कितना ले रहे हैं, 1, और m2 का भी मास कितना ले रहे हैं, 1, और ये जो डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं कितना ले रहे हैं, 1। यानी जब 1 1 यूनिट के मास को हम लोग 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं तो उन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगता है उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, है ना, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट masses kept at a distance of 1 मीटर। क्लियर स्टैंड, जब हम दो ऑब्जेक्ट को जिसका मास कितना होना चाहिए, 1 1 यूनिट होना चाहिए, और उसको अगर हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच, है ना, तो उन दोनों के बीच जो भी फोर्स एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर स्टैंड। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे, हम लोग कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं जी का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ जी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जी। तो जी का वैल्यू तो अभी हम लोग पढ़ लिए कितना है, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर स्टैंड। चलिए डायमेंशन ऑफ जी, है ना, डायमेंशन ऑफ जी। तो जी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टैंड, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लियर है। F फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, डायमेंशन क्या हो जाता है, m l t -2। ठीक है। और r का क्या हो जाएगा स्टैंड, l स्क्वायर। और मास है तो दो मास है यहाँ पे, तो m स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे एक m है, यहाँ पे एक तो कट जाएगा। ठीक है। तो एक m ऊपर चला जाएगा तो m इनवर्स l, 2 और 1 कितना हो गया स्टैंड, 3। तो l3 t -2, ये क्या आया, डायमेंशन आ गया किसका, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्लियर स्टैंड। ठीक है। तो अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ें। ठीक है, उस फार्मूला बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो ये न्यूमेरिकल 3 पॉइंट मासेस ऑफ 1 kg। क्लियर स्टैंड। यहाँ पे 3 पॉइंट मासेस है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए बी और सी, है ना। इन तीनों पॉइंट पे क्या है, 3 पॉइंट मास रखा गया है, प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे क्या किया गया है, रखा गया है। ट्रायंगल ऑफ द अब देन कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल। क्लियर है। यानी किसी एक पार्टिकल पे आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। 3 पार्टिकल हैं और वो तीनों पार्टिकल जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के
वर्टेक्स पे प्लेस्ड हैं, तो किसी एक पार्टिकल पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, मान ले रहे हैं कि हम लोग सी पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला कि जो ए है वो सी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ सी ए। ठीक है, एफ सी ए। अब देखिए बी भी सी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, एफ सी बी। क्लियर स्टैंड। देखिए तो एफ सी ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों वैल्यू ही सेम होगा, है ना। तो एफ सी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एम वन। अब देखिए यहाँ पे जो हाँ पार्टिकल है उस पॉइंट मास का है, यानी 1 kg का है। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका भी मास कितना है, 1 kg। और बी पे जो पार्टिकल है उसका भी मास कितना स्टैंड, 1 kg। तो जी m1 m2 इट मीन्स 1 × 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस भी कितना गिवन है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा स्टैंड, सिर्फ कैपिटल जी। तो एफ सी बी, जो एफ सी बी होगा उस एफ सी बी का वैल्यू कितना आएगा, तो एफ सी बी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, जी × 1 अपॉन 1 स्क्वायर। यानी क्या है, जी, इसका भी वैल्यू क्या आ गया, जी ही आ गया। क्लियर स्टैंड, समझ में आया। चलिए तो अब इसका नेट निकालना है। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा स्टैंड, 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 के। ठीक है, तो अब हम लोग एफ नेट निकाल सकते हैं। तो एफ नेट इक्वल टू, फार्मूला हम लोग पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा, एफ सी ए होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ सी बी कॉस थीटा। तो थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे, 60। ठीक है, थीटा की जगह कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री। क्लियर स्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एफ सी ए कितना है, जी। एफ सी बी भी जी है, यानी जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 जी स्क्वायर कर दे रहे हैं और कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3g स्क्वायर। तो वैल्यू कितना मिलेगा, √3g। ये हमारा क्या निकल के आया स्टैंड, एफ नेट। क्लियर है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4 पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, देन कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल। ठीक है, तो एनी वन पार्टिकल पे क्या करना है, आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेम केस है, सेम मेथड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं, है ना। अलग से यहाँ पे कोई मेथड, चलिए 1 मिनट। ठीक है, जैसे ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे स्टूडेंट, उसी तरह से सेम यहाँ पे हम लोग मेथड यूज़ करेंगे, है ना। और मेथड यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहला कोई भी एक पॉइंट पे निकालना है ना। तो सबका जो मास है वो स्टैंड वो कितना है, पॉइंट मास से इसका है, यानी 1 kg गिवन है। ठीक है, तो हर एक का मास कितना है, 1 kg। ठीक, तो 1 kg का मास है, तो सबसे पहले किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। ठीक ना, चलिए तो देखिए मान ले रहे हैं ये पॉइंट सी को पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं कुछ, यहाँ पे ए बी सी और डी। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए बी अपनी तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, एफ सी बी। डी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स का नाम क्या होगा, एफ सी डी। क्लियर स्टूडेंट। ए जो है उसको अपनी तरफ क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है एफ सी ए। क्लियर स्टूडेंट।
तो देखिए एफ सी बी कितना होगा, तो एफ सी बी फाइंड कर लेते हैं। तो जी 1/1/x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g/x²। क्लियर स्टूडेंट। ये जो सी डी है एफ सी डी, ये भी क्या होगा, g/1/1/x², यानी g/x²। क्लियर है। यानी जो दोनों फोर्स है एफ सी बी इक्विवेलेंट है किसका, एफ सी डी का, है ना। यानी ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, और इसका वैल्यू कितना है, gx²। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए अगर ये x है ना, ये x है, ये भी x है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, तो ये जो डायगोनल आ जाएगा वो √2x हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल कितना हो जाएगा, √2x। तो एफ सी ए जो फोर्स है वो फोर्स कितना आएगा, तो देखिए एफ सी ए क्या हो जाएगा स्टैंड, g/1/1/√2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी g/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ये जो दोनों फोर्स है इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले हमको इन दोनों का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना है किसका किसका, तो देखिए एक जो फोर्स है वो एफ सी ए, और दूसरा जो फोर्स है उसका नाम है एफ सी बी, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। 90 है तो 45 में जब 90। क्लियर स्टैंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी एफ मान ले रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, तो इन दोनों का स्क्वायर, यानी जो हम वैल्यू निकाले हुए हैं दोनों का g², तो g²/x का पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस g²/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू g/x का पावर 2 इंटू g/x का पावर 2 इंटू cos 45, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos 45 डिग्री। चलिए तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2g² का पावर 4 प्लस 2g² का पावर 4 इंटू cos 45, इट मीन्स 1/√2, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, तो 2g² का पावर 4 क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 1/√2। क्लियर है। ये कितना आ गया, f आ गया, है ना। ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर एफ नेट इक्वल टू एफ प्लस एफ सी ए, ठीक है। ये जो फोर्स है एफ सी ए, इसको ऐड करेंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको भी ऐड कर देंगे। क्लियर स्टैंड। तो ये दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। तो एफ कितना आया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2g²/x का पावर 4 इंटू 1 प्लस 1/√2। क्लियर है। प्लस एफ सी ए, देखिए एफ सी ए कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड, यानी ये मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं g/2x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g/2x²। ये हमारा एस्टेंट एफ नेट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है स्टैंड, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, यानी पार्टिकल का क्या बताना है, स्पीड बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल, और दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं। कितने वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से। दोनों का मास कितना है, m है, और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना स्टैंड r है। तो देखिए अगर ये आगे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर एक फोर्स लग रहा है किधर स्टैंड, अंदर की तरफ, है ना। तो जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है ना। तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टैंड, सेंट्रीपेटल
सेंटीपेटल फोर्स, है ना। इधर हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सेंटीपेटल, और एक फोर्स बाहर की तरफ काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर स्टैंड, है ना, ठीक है। और इन दोनों बॉडीज़ के बीच क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू एफ सी। क्लियर स्टूडेंट, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, तो जी एम अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर, इट मीन्स 2r का स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, तो एम भी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा। वेलोसिटी फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, जी एम अपॉन 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर स्टूडेंट, तो थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो जी एम अपॉन 4r स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक आर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो भी यानी जी एम अपॉन 4r इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देयरफॉर भी इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो रूट अंडर जी एम अपॉन 4r, है ना, ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। क्लियर है, आई होप कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग बनाए वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।